योगः कर्मसु कौशलम। नमस्कार। HRDC गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद द्वारा भाषा पर आयोजित तीसरे ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स के अंतिम दिन मुख्य वक्ता के रूप में इस आभासी मंच पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं डॉक्टर दीपेंद्र सिंह जाडेजा जी। सर, आपका HRDC गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद एवं सभी प्रतिभागियों की ओर से मैं डॉक्टर अमित पटेल हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर दीपेंद्र सिंह जाडेजा जी हिंदी कला संकाय महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आप PhD के कुशल मार्गदर्शक हैं। आपने मीडिया में विज्ञापन के क्षेत्र विषय पर शोध कार्य किया है। हिंदी विज्ञापनों पर आपने काफी अहम शोध कार्य किया है। आपकी अब तक 4 किताबें प्रकाशित हुई हैं। 50 से अधिक शोध लेख प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इनाल्को पेरिस फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी आपने शोध पत्र प्रस्तुत किया है। 35 से अधिक विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने व्याख्यान दिए हैं। संशोधन क्षेत्र का अति महत्वपूर्ण ऐसा UGC का मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट भी आपने सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपका प्रशासनिक अनुभव भी सराहनीय है। जैसे वर्ष 2010 से आप खेल विभाग के डीन हैं। संस्कृत महाविद्यालय MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में OSD है। 2009 से NSS के प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं। 2018 से अनुस्नातक अध्ययन एवं अनुसंधान परिषद के सदस्य भी हैं। 2014 से मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के समन्वयक भी हैं। 2015 से मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना के समन्वयक भी आप हो। इन सबसे और 2015 से MS यूनिवर्सिटी यूनियन के कोषाध्यक्ष के रूप में तथा MS यूनिवर्सिटी आयोजन समिति के संयोजक के रूप में भी आप कुशलतापूर्वक प्रशंसनीय कार्य करते हो। इन सब से ऊपर आप एक कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक हैं। पुनः सर, आपका मैं HRDC गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद एवं सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूं और शब्द शक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए इस आभासी मंच पर आपको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद अभित जी। मेरा जो विषय है जिस पर मेरा शोध कार्य है वो गुजरात के मध्यकालीन हिंदी साहित्य पर है। 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का गुजरात का जो हिंदी साहित्य है उस पर मेरा शोध कार्य है। वर्तमान में मैं जो क्षेत्र में कार्यरत हूँ विज्ञापन और विज्ञापन की भाषा, तो वर्तमान में मेरी रुचि है वो विज्ञापन और विज्ञापन की भाषा और उसके प्रयोग में है। और इस विषय से हम सब परिचित हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा सिर्फ परिचय नहीं, हम घनिष्ठ रूप से इस विषय से परिचित हैं। हम आए दिन जो है शब्द का प्रयोग करते हैं, नए नए शब्द का प्रयोग करते हैं। और हम तो अध्यापक हैं, अध्यापक गण होते हैं, खासकर भाषा के लोग हैं जिनसे मेरी अभी अभी बातचीत हुई, जिन लोगों के मैं नाम पढ़ रहा हूँ, जिनको मैं थोड़ा बहुत पहचानता हूँ, तो उसमें अधिकांश रूप से भाषा के लोग हैं। वो संस्कृत हो, गुजराती हो, हिंदी हो। एक किसी भी भाषा के अध्यापक के रूप में जब हम शब्द प्रयोग करते हैं या शब्द प्रयोग उसके अर्थ प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे सतर्क और सबसे सावधान हम ही होते हैं। और इसीलिए हम जब दूसरे लोगों को सुनते हैं, खासकर समाज के अन्य वर्गों को सुनते हैं, तो हमें उनकी भाषा से, उनके शब्द प्रयोग से थोड़ा आश्चर्य भी होता है। इसलिए होता है कि हमारा 24 घंटे मैं समझता हूँ कि जिससे एक तरह से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए हम नए नए प्रयोग करने के आदी होते हैं।
मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कम लोगों के ध्यान में आता होगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम नए नए प्रकार के शब्द प्रयोग और बोलने में बहुत सावधानी बरतते हैं, ये बात अवश्य है। मगर जिससे हमारा घनिष्ठ परिचय होता है, कभी कभी हमें लगता है कि वो हम उस रूप में समझ जाते हैं, जान जाते हैं या करने के अभ्यासी हो जाते हैं कि हम कभी कभी उसमें लापरवाही बरतते हैं और ये हमें पता नहीं होता है। हमें कोई बताने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश रूप से हम जब अध्यापक के रूप में क्लास में जाते हैं, कक्षा में पढ़ाने लगते हैं, तो छात्र है वो आप जानते ही, वैसे भी बहुत कम छात्र है वो हमें कुछ पूछते हैं या हमारी कोई भूल होती है तो हमें सूचित करते हैं। तो इसलिए एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में हमारे जो शब्द प्रयोग होते हैं उस ओर हमारा ध्यान कम ही जाता है। मगर हम ये मानते जरूर है कि हमारे शब्द प्रयोग जो है वो दूसरे लोगों से कुछ अलग कोटि के हैं, अलग स्तर के हैं, और हम जितने भिन्न तरह से उसके प्रयोग करते हैं उतने तरह से प्रयोग दूसरे लोग नहीं करते। ठीक है, ये तो एक सामान्य भूमिका के रूप में मुझे जरूरी लगा कि मैं आपके सामने ये बात रखूं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, आप सब इससे परिचित हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जब हम शब्द प्रयोग की बात करते हैं या मनुष्य के सारे लौकिक व्यवहार वो बिना भाषा के, बिना शब्दों के पूरे नहीं होते। हमारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो बिना भाषा के, बिना शब्द प्रयोग के पूरा होता हो। यानी ये एक माध्यम है और उसके द्वारा ही जीवन पर्यंत हमारा काम है वो चलता है। इसमें अपवाद रूप में कुछ जरूर है कि जो लोग बोल नहीं सकते वो भी अपना काम चलाते हैं, मगर ये अलग बात है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे सारे लौकिक व्यवहार जो संपन्न होते हैं, मैं तो कहता हूं संपन्न ही नहीं, संभव होते हैं, वो शब्दों के माध्यम से ही होते, भाषा के माध्यम से ही होते। मगर जहां हम भाषा शब्द का प्रयोग करते, शब्द का प्रयोग करते हैं, वह उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण पहलू जुड़ता है, वो होता है उसका अर्थ। सबसे एक सामान्य उदाहरण हम लेते हैं। जैसे ही शब्द, आप किसी भी भाषा का शब्द सुनते हैं तो तुरंत आप उसके सूचक अर्थ तक, यथासंभव अर्थ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, मगर सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है, जिस भाषा की आपको जानकारी है उसी का अर्थ आप ग्रहण कर पाएंगे। बाकी सुनने में तो बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, अगर एक सामान्य परिभाषा लेनी है तो अब यही कहते हैं कि शब्द का अर्थ जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है, विधि है, वो सुनकर है। हम सुनते हैं और उसके अर्थ तक पहुंचते हैं, मगर हम उसी भाषा के अर्थ तक पहुंच सकते हैं जिस भाषा का हमें ज्ञान हो। अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग समझ रहे, सभी लोग समझ रहे। ठीक, मगर बीच में अगर कोई चीनी भाषा का शब्द प्रयोग अगर मैं कर दूं, फ्रेंच भाषा का शब्द प्रयोग, तो हो सकता है कि आप शब्द सुन तो रहे हैं मगर उसके अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप उस भाषा के विद्वान है, जानकार है, तब तो आप जरूर पहुंच जाएंगे। मगर एक सामान्य रूप से हम इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने ये मुद्दा जो है वो रख रहा हूं। तो जिस भाषा को आप समझ सकते हैं उसी का अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इससे एक बार उभर कर आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है, कि महत्वपूर्ण अर्थ है, शब्द नहीं। इसलिए अर्थ महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थ के माध्यम से ही उसकी संपूर्ण परिणति होती है। शब्द तो बोले जाते हैं, अगर अर्थ आप समझ नहीं रहे या उस भाषा की आपको जानकारी नहीं है तो आप अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। यानी शब्द के साथ अर्थ जुड़ा हुआ जरूर है, मगर उसकी संपूर्ण परिणति क्या है, जब तक आप यथा संभव, यथा योग्य अर्थ ग्रहण नहीं करते तब तक आप नहीं पहुंच पाते। तो हमें पहले 3 बातों पर विचार करना होगा। सबसे पहला जो है वो बहुत ही सामान्य मुद्दा है, वो कोई नया मुद्दा नहीं है।
वो है कि शब्द और अर्थ किसे कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शब्द एवं अर्थ किसे कहते हैं। तो एक सामान्य रूप में हमें यही लगता है कि ध्वनियों का जो समूह है वो शब्द है, और उसे सुनकर जो हम ग्रहण करते हैं उसको हम अर्थ कहते हैं। ये हमारी सामान्य समझ है, और इसी से हम अपना कार्य व्यापार जो है, भाषा का कार्य व्यापार या हमारी दैनंदिन की परंपरा, पूरे दिन का जो कार्य आयोजन है वो पूरा करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, हम एक शब्द प्रयोग करते हैं जैसे हाथी। तो हाथी शब्द जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही अर्थ है वो गुंजित होता है कि एक विशालकाय प्राणी। मैं समझता हूं अधिकांश लोग इसी अर्थ को ग्रहण करते हैं कि हाथी शब्द का अर्थ है एक विशालकाय प्राणी, कोई दूसरा अर्थ नहीं लेता होगा। ठीक है, तो शब्द है हाथी, और हाथी के साथ जो विशालकाय प्राणी शब्द है वहां तक हम पहुंचे, ये उसका अर्थ है। अर्थात यहां शब्द है वो ध्वनि समूह है, और अर्थ है उसकी वस्तु है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि शब्द एवं अर्थ में क्या कोई संबंध है, और है तो किस प्रकार का संबंध है। क्योंकि संबंध तो है, संस्कृत के बहुत सारे लोग हैं, एक दो लोगों से भी परिचय भी हुआ। आप जानते हैं कि हमारे जो हिंदी काव्य शास्त्र की जितनी भी परंपरा है उसमें जो मूल परिभाषाएं है, उसकी जो मूल ध्वनि है वो संस्कृत से ही आई हुई है। जैसे हम शब्दार्थो सहितो काव्यम कहे, वाक्यर्षात्मक काव्यम कहे, या फिर हम उसके और भी रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्य कहे। तो आप जानते हैं कि शब्दार्थ सही तो हम जब कहते हैं तो बिल्कुल यही ध्वनि स्पष्ट होती है कि शब्द एवं अर्थ जहां साथ साथ होते हैं वो काव्य है। यानी शब्द एवं अर्थ की जुगलबंदी है, दोनों अकाट्य है, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, दोनों अभिन्न है। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि शब्द एवं अर्थ में संबंध कौन सा है। ठीक है, वो होते तो साथ साथ ही है, शब्द को प्रस्तुत किया गया, अर्थ अपने आप पहुंच गया, त्वरित रूप से पहुंच गया, द्रुत गति से पहुंच गया। उसके बावजूद शब्द एवं अर्थ का जो संबंध है उसको जब तक हम स्पष्ट नहीं कर सकते तब तक इस पूरी परंपरा को, शब्द प्रयोग की परंपरा को, शब्द शक्ति के आधार पर उसको नहीं समझ सकते। तो ऊपर का ही उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक शब्द प्रयोग किया था कि हाथी। ठीक है, तो जब हम हाथी शब्द प्रयोग करते हैं तो हाथी शब्द सुनकर जिसका बोध होता है, यानी विशालकाय प्राणी, तो शब्द है वो बोधक है, और यानी बोधक माने बोध कराने वाला, और अर्थ है वो बोध्य है जिसका आपको बोध हुआ। अर्थात जब हम ये बात करते हैं कि शब्द एवं अर्थ है उसमें क्या संबंध है, तो शब्द है वो बोधक है, अर्थ है वो बोध्य है, और दोनों में जो संबंध है वो बोधक बोध्य का भाव जो है वो उसका संबंध है। अब बोधक बोध्य का भाव जब तक पूरा नहीं होता तब तक आप उसके यथासंभव उचित अर्थ तक है नहीं पहुंच पाते। यहां एक तीसरा प्रश्न भी खड़ा होता है, जब हम सही, और मैं बार बार यथासंभव अर्थ की बात करता हूं, तो ये यथासंभव अर्थ तक, सही अर्थ तक पहुंचने की परंपरा, विधि या प्रक्रिया क्या है, और अगर है तो उसमें कितने प्रकार की बाधा है। तो एक तीसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि शब्द से अर्थ कैसे प्राप्त किया जाए। मैं समझता हूं कि सारे लोग एक जैसा अर्थ तो प्राप्त करते नहीं होते हैं, कुछ लोग तो अलग तरह के अर्थ प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, और उसमें भी अगर अध्यापक गण होते हैं तो एक शब्द के अनेक तरह के अर्थ निकालते हैं। हो सकता है कि बोलने वाले का वो अर्थ न भी हो, वो ये कहना नहीं चाहता हो, फिर भी हमारा काम ही है कि हम तरह तरह के अर्थ निकालें, क्योंकि हम किसी भी वक्ता को सुनते हैं तो हम उसकी मूल भावना को नहीं सुनते, हम यही सुनते हैं कि अच्छा ये बोल रहा है, इसने यहाँ ऐसा शब्द प्रयोग किया, ये तो गलत शब्द प्रयोग है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा इस तरह से नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो ये हमारी आदत है,
क्योंकि हमारा कार्य व्यापारी ऐसा है कि हम ये सब करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि अर्थ कैसे निकलता है, अर्थ की प्राप्ति कैसे होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो अनेक तरह से प्राप्ति होती है, कोई सामान्य तो है ही नहीं। जैसे कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो वो समझ रह सकता है कि कोई आप शब्द प्रयोग करते हैं और उसकी एक ही तरह से उसके अर्थ तक वो पहुंच सकता है, मगर सब लोग नहीं। जैसे अगर हम भाषा शास्त्रीय दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से देखें, काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो अर्थ के निर्धारण के अनेक पहलू है। तो एक तो है कौन बोल रहा है, यानी वक्ता। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कौन बोल रहा है, वक्ता। किससे बोल रहा है, यानी श्रोता। किससे कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। तीसरा है कहां बोल रहा है, यानी देश। और चौथा है कब बोल रहा है, जिसे काल, यानी देश और काल विशेष से संदर्भ में तीसरा और चौथा है। पांचवा है जिसे काकू चेष्टा, जिससे हम कहते हैं कि हमारा बोलने का अंदाज अलग होता है। हमारा बोलने का जब अंदाज अलग होता है तो मैं समझता हूं कि उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कैसे बोल रहा है। कैसे बोल रहा है कि जैसे एक शब्द हम प्रयोग करते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि अरे अरे आप तो महापंडित है ना। तो अब महापंडित शब्द का अर्थ वही है, बिल्कुल है कि आप सामने वाले को पंडित कहना चाहते हैं, सामने महाशब्द भी लगा दिया, मगर आप कहीं ना कहीं व्यंग कर रहे हैं। ठीक है, और उसका अर्थ वैसे है वो दूसरा निकलता है। ठीक है, तो कैसे बोला जा रहा है उस रूप में भी उसकी महत्ता है। और बोलने का प्रसंग क्या है, ठीक है, किस प्रसंग को ध्यान में रखकर आप बोल रहे हैं। तो वैसे तो इससे भी ज्यादा तरह की विधि हो सकती है, मगर जो महत्वपूर्ण प्रसंग है वो मैंने आपके सामने रखे कि इसके आधार पर सामने वाला जो है वो अर्थ तक पहुंचता है। ठीक है, अर्थ ग्रहण करता है, उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। तो इसी बात को समझने के लिए हम एक सामान्य सा उदाहरण लेता है। जैसे एक शब्द प्रयोग करता हूं जो मैं समझता हूं कि किसी भी भाषा का सबसे संक्षिप्त शब्द है, वो है न। न से हम के बारे में अगर हम समझते हैं तो न है वो निषेध वाक्य है। न से एक ही अर्थ निकलता है, ना। ठीक है, हम न का मतलब होता है ना, निषेध वाक्य है। अब जैसे मैं अभी आपको कुछ समझा रहा हूं, तो जैसे किसी को कह कि आप समझ रहे हैं ना, बोलिए ना, चुप क्यों है ना? तो जब हम यस सर, हाँ, तो ये तो यस सर हो गया है ना, मतलब ये हाँ हो गया। जी सर, आप सेंटेंसेस बता रहे हैं जी। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब है, तो मैं यही बताना चाहता था, है ना। आपकी प्रतिक्रिया ने उसका जो जवाब है वो उसमें समाहित कर लिया कि आप किस अर्थ तक पहुंचते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि न का अर्थ है सबसे छोटा वाक्य है, ना ही होता है। मगर आप बोलिए ना, आप चुप क्यों है, आप समझ है रहे हैं ना, इसमें इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ है वो होता है। अब यहां न का अर्थ आप ना नहीं ले सकते, आप लेना चाहे तो भी नहीं ले सकते, क्योंकि इससे जो स्फुटित होता है जो अर्थ वो है हाँ। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सामान्य सा एक छोटा सा उदाहरण है, तो जिससे न से हम हां तक पहुंचे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं। जैसे संस्कृत के लोग थे तो संस्कृत में तो बिल्कुल ये कहा गया कि शब्द और उसकी वाचक परंपरा के लिए तो ये कहा गया कि सर्वे सर्वार्थ वाचकाः। मैं सही कह रहा हूं ना? वाक्य है, सूत्र है। नेहल या प्रीति मैडम जो है मुझे सुधार सकती है कि सर्वे सर्वार्थ वाचकाः, यानी शब्द के जो अर्थ पर पहुंचने की विधि है, परंपरा जो है, वो जितने तरह के वाचक होते हैं, ठीक है, उस रूप में उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये एक सामान्य परिचय है शब्द एवं अर्थ के विषय में, और अर्थ प्राप्ति की परंपरा है। ठीक है, मगर ये पहुंचता है वो किसी न किसी तरीके से पहुंचता है, किसी विधि से पहुंचता है, किसी प्रक्रिया के तहत पहुंचता है। ये वैसे ही नहीं पहुंचता है, और उसमें जो माध्यम बनता है वो आप जानते हैं
किसी न किसी शक्ति के माध्यम से पहुंचता है, जिसको हम व्याकरणिक या काव्यशास्त्र की परिभाषा में उसकी पहचान है वो शब्द शक्ति के आधार पर है। यहां किसी न किसी प्रकार की शक्ति के आधार पर हम सुनिश्चित अर्थ या कह सकते हैं कि निश्चित अर्थ तक पहुंचते हैं। उसमें जो सहायक वृत्ति है, सहायक प्रवृत्ति है या जो माध्यम बनता है वो शक्ति है, जिसे हम काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति कहते हैं। पहले तो हम शब्द शक्ति में शब्द को भूल जाते हैं, शक्ति शब्द को थोड़ा याद रखते हैं। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना शक्ति के हो रहा है। मैं यहां बोल रहा हूं, मुझे बोलने की शक्ति है तब मैं बोल रहा हूं। आप सुन रहे हैं, आप में सुनने की शक्ति है इसलिए आप सुन रहे हैं। अगर मुझे पानी पीना है तो पानी का गिलास उठाना पड़ेगा, गले से घूंट को उतारना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं हो सकता है। तो प्रत्येक कार्य में शक्ति जरूरी है। तो वैसे ही किसी शब्द को यथासंभव उचित अर्थ तक पहुंचाने के लिए जो सहायक वृत्ति होती है वो भी शक्ति होती है, जिसे हम शब्द शक्ति के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, हमने 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा कि शब्द एवं अर्थ किसे कहते हैं, दोनों के बीच का संबंध क्या है और सुनिश्चित अर्थ तक कैसे पहुंचा जाता है, उसकी विधि क्या है। ये 3 बातों को हमने देखा तो उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि शब्द शक्ति है वो भी 3 है। शब्द शक्ति 3 है तो शब्द भी 3 है, उसके अर्थ भी जो है वो 3 ही होते हैं। 3 तरह के शब्द होते हैं, एक वाचक, दूसरा लक्षक और तीसरा है वो व्यंजक। 3 शब्द है, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक शब्द है उससे जो शब्द शक्ति अर्थ जो हम ग्रहण करते हैं वो वाच्य होता है, जिसे हम एक सरल अर्थ कहते हैं, वाच्य अर्थ कहते हैं, तुरंत जिसका ज्ञान हो जाए वो है। लक्षक से जो अर्थ ग्रहण करते हैं उसको हम लक्ष्य कहते हैं, और व्यंजक से जो अर्थ ग्रहण करते हैं उसको व्यंजक कहते हैं। यानी वाचक शब्द और वाच्य अर्थ से जो शब्द शक्ति सहारा बनती है वो अभिधा है। जो लक्षक और लक्ष्य शब्द, लक्ष्य अर्थ के बीच जो सहारा बनती है, जो पुल का काम करती है, उस शब्द शक्ति को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और व्यंजक और व्यंग अर्थ के बीच जो सहारा बनती है उसको हम वाच्यार्थ या व्यंजना या व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति कहते हैं। तो 3 प्रकार की शब्द शक्ति है। और हमारे सारे कार्य व्यापार, हमारे का मतलब है इस जीवन जगत के जितने कार्य व्यापार है, जितना साहित्य लिखा गया है, इन 3 शब्द शक्ति के आधार पर ही हम उसको समझ सकते हैं। इसीलिए कभी कभी हम जब काव्य पढ़ते हैं तो हम एक चीज जरूर समझते हैं कि कुछ हद तक जाने के बाद, हम अध्यापक होने के बाद भी हम काव्य में प्रयुक्त शब्द के सही अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं अर्थ पर पहुंच पाते का मतलब यही है कि हम अभिधा से आगे का जो लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति है उसका पूर्ण ज्ञान न होने के कारण, उसकी पूर्ण विधि और उसके प्रयोग का ज्ञान न होने कारण हम वहां तक नहीं पहुंच पाते यथासंभव अर्थ तक। इसलिए कभी कभी सामान्य लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, अध्यापक भी जो है कविता के कुछ अर्थधारवियों को समझ नहीं सकता। हालांकि ये अलग मुद्दा है, ये तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बिना शक्ति के कोई काम होता नहीं। 3 प्रकार से है। इसमें सबसे पहली है अभिधा। एक इसकी बिल्कुल सरल परिभाषा है कि जो शब्दकोशीय अर्थ होता है, सरल अर्थ होता है, सीधा अर्थ होता है, जो तुरंत प्रस्फुटित होता है, ऐसे अर्थ को जो समझाती है वो अभिधा शक्ति शब्द शक्ति है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्रसिद्ध अर्थ को प्रस्फुटित करती हो, प्रसिद्ध अर्थ की प्राप्ति कराती हो, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मैंने पहले आपको एक उदाहरण दिया था, हाथी। जब हम हाथी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम विशालकाय प्राणी के अर्थ में लेते हैं। हम जब छोटे बच्चे होते तब भी हमें ये पढ़ाया जाता है कि हाथी का मतलब होता है जिसे खंबे जैसे पैर होते हैं, ठीक है, और विशालकाय जो प्राणी होता है, उससे कहानी भी आपने एक सुनी होगी, ठीक है, हाथी पर एक कहानी
कि 4 अंधों को वो क्या क्या दिखा। तो कहने का मतलब वही है कि एक शब्दकोशीय अर्थ या प्रसिद्ध अर्थ उस पर हमें जो पहुंचाती है, उस अर्थ की प्राप्ति कराती है, वो कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। जैसे हाथी कहने से ये हो गया, चांद कहने से चमकीय कह सकते हैं कि ग्रहपिंड तक आप पहुंच सकते हैं। पूर्व दीप्ति भी कहते हैं, सही है, व्यापार वृत्ति भी कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, मगर मैं अब इतना समय भी नहीं है कि हम एक एक शब्द को यहाँ स्पष्ट करें, नहीं तो विषय की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है। तो आप अध्यापक गण हैं, आप अधिकांश बातें समझ रहे हैं। दूसरा है कि जैसे हाथी शब्द है तो उससे आप ये भी जानते कि वो पशु विशेष के लिए ये भी बताने की जरूरत नहीं कि वो पशु है, ठीक है। और जब हम किसी ग्रह की बात करें, चांद है तो चांद एक ग्रह है, चंद्रमा है, उस रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं। या जब हिमालय शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक विशेष पर्वत के रूप में उस शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जब गंगा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें कोई दो राय नहीं होती, कोई दूसरे अर्थ तक हम नहीं पहुंचते, प्रसिद्ध नदी का अर्थ ही हम ग्रहण करते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति है वो अनायास ही प्रसिद्ध अर्थ है, वो हमें हमारे मन में झंकृत हो जाए या उपस्थित हो जाए, उसको अभिधा शब्द शक्ति। मगर जो अर्थ अनायासी तुरंत ही प्रसिद्ध अर्थ में उपस्थित होता है, उसकी बहुत सारी सीमाएं होती, बहुत सारी बाधाएं होती है, और उससे हमारा सारा कार्य व्यापार है, खासकर साहित्य जगत का कार्य व्यापार, वो नहीं चल सकता। इसलिए इससे अलग भी है वो उसके दूसरे शब्द प्रयोग है। तो अभिधा से आप संपूर्ण कार्य व्यापार आपके जीवन और जगत के है वो नहीं चला सकते हैं, और सदा हम प्रसिद्ध अर्थ लेते भी नहीं है। और खासकर हमारे जैसे लोग हैं वो तो प्रसिद्ध अर्थ को कह सकते हैं कि लेने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे हाथी शब्द बोला गया, तो अगर कोई अलग रूप में उस शब्द का प्रयोग करता है, या कह सकते हैं कि जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूं और सामने से कोई व्यक्ति चला आ रहा है, ठीक है, और मैं उसे कह रहा हूं कि देखो हाथी आ रहा है, ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही कि जो आ रहा है वो मनुष्य है, मगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो हाथी आ रहा है, यानी मेरे कहने का मकसद है वो तो लोगों तक पहुंच ही रहा है। अब लोगों, अगर हम यहां प्रसिद्ध अर्थ लेंगे तो सही अर्थ तक या मेरा शब्द प्रयोग करने का जो तरीका है उसके, या मेरे मन में जो अर्थ है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैं हाथी आ रहा है शब्द प्रयोग कर रहा हूं, वो किसी हाथी को देखकर नहीं कर रहा हूं, मैं मनुष्य को देखकर कर रहा हूं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये शब्द प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि जब हम किसी मोटे आदमी को देखते हैं तो हम इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं कि देखो हाथी आ रहा है। हमें पता होता है कि हाथी है वो पशु है, वो 4 पैर का होता है, ये 2 पैर वाला है, फिर भी हम कुछ न कुछ सूचित करना चाहते हैं, और मैं समझता हूं ज्यादा कुछ सूचित करने की जरूरत भी नहीं है। सुनने वाले हैं अगर वो भी उसको देख लेते हैं तो सही अर्थ तक पहुंच जाते हैं। तो यहां हाथी का हम प्रसिद्ध अर्थ नहीं ले रहे, हम हाथी का प्रसिद्ध अर्थ छोड़ रहे हैं और 2 पैर वाले मनुष्य को हम हाथी कह रहे हैं, ठीक है। एक तो ये, कोई कहता है कि जैसे कोई सुंदर स्त्री चली आ रही है और कैसा दिख रहा है कि चांद निकला, तो यहां भी वही है, सबसे बड़ी बाधा तो वही उपस्थित होती है कि चांद तो आकाश में होता है, ठीक है, और रात को ही निकलता है। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं सुबह, ठीक है, और वो भी 2 पैर वाली कोई औरत के लिए कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है यहां उस चांद से मेरा मतलब नहीं है, और समझने वाले समझ भी जाते, बहुत सारे फिल्मों में, गीतों में आपने ये प्रयोग देखा ही है, किसी सुंदर स्त्री को हम चांद की उपमा देते हैं और समझने वाले उस अर्थ तक पहुंचते भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग वही है कि लोग उस अर्थ तक पहुंचते हैं, मगर इस अर्थ तक पहुंचने का जो रास्ता है वो किसी न किसी शब्द शक्ति के माध्यम से ही जाता है। मगर अगर हम मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चे को अगर आप हाथी कहते हो तो वो तो हाथी शब्द का हाथी अर्थ ही लेगा। बहुत अगर बच्चा है तब की बात कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा हो गया है तो आजकल तो बच्चे हमसे ज्यादा तेज होते हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मगर वो हो सकता है कि इस अर्थ गार्भ्य तक न पहुंचे। अगर हम इसके भी आगे कह सकते हैं किसी को कि तू तो गधा है, ठीक है, अब गधा भी जानते हैं कि 4 पैर का होता है,
मगर यहाँ अगर दो पैर वाले किसी मनुष्य को आप गधा कह रहे हैं, आदमी को किसी को गधा कह रहे हैं, तो आप क्या सोचकर, क्या समझकर उसको गधा कह रहे हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब है आप उसको बुद्धिहीन या मूर्ख कहना चाहते हैं। अगर आप चांद शब्द का प्रयोग करते किसी सुंदर स्त्री के चेहरे के लिए, तो आप उसकी सुंदरता को चांद सरीखा बताना चाहते हैं। और अगर आप किसी मनुष्य के लिए हाथी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसको हाथी सरीखा मोटा बताना चाहते हैं, ऐसा विशालकाय बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां अभिधा शब्द शक्ति का जो प्रसिद्ध अर्थ था, वहां तो हम में बाधा उत्पन्न हो गई, और हम उस प्रसिद्ध अर्थ को लेते हैं तो यहां कोई बात निकलती नहीं है, बल्कि शंका और भ्रम पैदा करती है। इसलिए हम किसी दूसरे शब्द शक्ति का सहारा लेते हैं, यानी प्रसिद्ध और प्रचलित अर्थ को छोड़कर हम एक दूसरे अपेक्षित अर्थ तक पहुंचते हैं। मुख्यार्थ में बाधा पड़ने के कारण हम उसके लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से, उसके लक्ष्यार्थ के सहारे हम उस शब्द शक्ति तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां एक दूसरे शब्द शक्ति की जरूरत पड़ती है। वो शब्द शक्ति है लक्षणा। हमारे अधिकांश व्यापार है वो लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से ही होता है। हमें पता भी नहीं होता है, मगर हम प्रसिद्ध अर्थ से हमारा काम बहुत कम चलाते हैं, जबकि इस लक्षणा और व्यंग्यार्थ से ज्यादा चलाते हैं। मगर एक बात यहां महत्वपूर्ण है कि आपका जो शब्द प्रयोग है वो अभिधा को छोड़कर आप लक्षणा तक कब जाते हैं, और जब आप वहां तक पहुंचते हैं तो उसके पहलू कितने हैं। तो तीन बातें महत्वपूर्ण है। वही है, आप जानते हैं कि आपने मुख्यार्थ को छोड़कर, आप प्रसिद्ध अर्थ को, प्रचलित अर्थ को छोड़कर आप गौण अर्थ को ले रहे हैं। हाथी जो है प्रचलित अर्थ है, उसको छोड़कर आप गौण अर्थ पर गए। ठीक है, लक्षणार्थ या लक्ष्य के अर्थ पर गए। तो इसका मतलब है मुख्यार्थ में जब बाधा पड़ती है तभी आप लक्षणा शब्द शक्ति तक रास्ता तय करते हैं। मुख्यार्थ में बाधा पड़ना जरूरी है। जैसे यहाँ हाथी शब्द सुनकर मुख्यार्थ में बाधा पड़ गई कि हाथी तो प्राणी होता है, पशु होता है, यहाँ मनुष्य है, यानी यहाँ मुख्य अर्थ में बाधा है। दूसरा, मुख्य अर्थ में बाधा पड़ने के बावजूद मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध होना जरूरी है। दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, कुछ नई बात आप कहना चाह रहे वो नहीं होगा। यानी मुख्यार्थ का जो अर्थ है वो वहां बना रहेगा, और जो लक्ष्यार्थ है उसमें उसको आप देखेंगे, उसको आप उसमें पाएंगे। जैसे हाथी है तो हाथी विशालकाय प्राणी होता है। मैं मनुष्य के लिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुख्यार्थ में बाधा जरूर पड़ी, मगर वो दिखता तो हाथी जैसा है, क्योंकि वो भी विशालकाय है। सामान्य मनुष्य ऐसा दिखता नहीं है। तो यहां मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध है। ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अभिधा को छोड़कर लक्ष्यार्थ तक जाने के लिए। और तीसरा है जो किसी नियम में नहीं बनता, बल्कि वो और प्रयोजन के आधार पर होता है। आप जानते हैं कि रूढ़ि और प्रयोजन क्या है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। खासकर रूढ़ि प्रयोग जो है, मुहावरे जो कहावतें हैं, उसके आधार पर हम जो अर्थ लेते हैं वो, उसमें ज्यादा कोई नियम का पालन नहीं होता। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि 9-2-11, 9-2-11 का एक अर्थ होता है भाग जाना, सही है ना। 9-2-11 का अर्थ होता है भाग जाना, पलायन कर जाना। अब कोई कहता है कि सर 9 है वो तो गणित का एक आंकड़ा है, 2 है वो भी आंकड़ा है, 9-2-11 होते हैं, वो ठीक है, शब्द प्रयोग तो इसी रूप में होते हैं, वाक्य प्रयोग तो इसी रूप में होते हैं। मगर आप अगर बोलना चाहिए कि मुझे भाग जाना अर्थ ही लेना है, और मैं 9-2-11 नहीं बोल रहा हूं, मैं अगर 2-9-11, तो इसका मतलब भाग जाना नहीं होता है। 9-2-11 अगर हम बोलेंगे तभी उसका अर्थ हम भाग जाना ले सकते हैं। 2-9-11 से हम, भले बात तो वही है, 9 + 2 हो 11 हो, या 2 + 9 तो 11 ही होते हैं, मगर उस अर्थ तक आप पहुंच नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये रूढ़ी है, उसका प्रयोग हम ऐसे ही करते आए हैं, उसको हम बदल नहीं सकते। जैसे वो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे,
ठीक है। अब हमारा पेट तो पेट है, पेट में चूहे पहले तो होते ही नहीं है ना, कभी नहीं होते। और चूहे का कूदना और भूख लगना उसका वैसे कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। हम भले ही शब्द प्रयोग करते हैं, मुझे भी पता नहीं, अगर मैं आपको ये समझा रहा हूं, आप में से किसी से मैं जानना चाहूंगा इस व्याख्यान के बाद कि कोई मुझे ये समझा दे कि ये कैसे आया, इसका क्या नियम है। वैसे इसका कोई नियम नहीं है, क्योंकि पेट में चूहे तो कूद ही नहीं सकते, चूहे अलग रूप में हम देखते हैं, ठीक है, वो पेट में पहले तो जा ही नहीं सकते। फिर भी हम कहते हैं कि इसका अर्थ होता है मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। कहने का तात्पर्य इतना ही कि रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर कुछ अर्थ तक हम पहुंचते हैं। वो अर्थ ग्रहण करने की परंपरा जरूर है, प्रक्रिया जरूर है, मगर उसके पीछे वैसे देखा जाए तो कोई नियमित तरीका अधिकांश रूप से नहीं होता। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें होती है अभिधा में बाधा पड़ने की, तभी आप लक्ष्यार्थ को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले है मुख्य अर्थ में बाधा। लक्षणा की आवश्यकता तभी पड़ती है, सबसे महत्वपूर्ण बात वही है, जब वाच्यार्थ लेने से काम नहीं चलता है। तात्पर्य है कि किसी न किसी प्रकार की असंगति उपस्थित हो जाए। जैसे हाथी के लिए मैंने कहा कि दो पैर वाले को देखकर असंगति उपस्थित होती है कि हम उसको कैसे माने, ठीक है। या किसी को हमने गधा कह दिया, तो गधा तो पशु है, मगर हम मनुष्य के लिए कह रहे हैं तो मुख्यार्थ में बाधा पड़ी रहे हैं कि मैं किसी मनुष्य को गधा कैसे मानूं, क्योंकि मुझे चार पैर वाले को आदत है। मगर उसके बावजूद मुख्यार्थ में बाधा पड़ने के लिए हम सूचितार्थ तक जाते हैं, ठीक है, और इस तरह से हम ग्रहण करते हैं। मगर सब जगह यही नहीं होता है। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है वो है रूढ़ि अथवा प्रयोजन। मुख्यार्थ में बाधा और लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ का संबंध ये तो आप जानते हैं, एक दो उदाहरण से आप समझ भी जाएंगे, समझ भी गए होंगे। मगर रूढ़ि और प्रयोजन के एक उदाहरण मैंने आपको जरूर दिया। मगर रूढ़ि कहते हैं कि प्रयोग प्रसिद्धि को, अर्थात वैसा बोलने का प्रचलन है, तरीका है, बस इतना ही। यानी मैंने आपको बताया था कि 9 2 11 बोलने का प्रचलन है। अब क्यों है, किसने शुरू किया, कब शुरू किया, किसने वो लिखा हुआ बताओ, ये मुझे भी पता नहीं है। हम उसका एक ही उत्तर देते हैं कि ऐसा बोलने का रिवाज है, प्रचलन है, या प्रसिद्ध हो गया है, तो हम उसको उस रूप में ही लेते हैं। यहां आप उसको किसी रूप में बदल नहीं सकते। जैसे 9 2 11 का ही उदाहरण लू, कोई कहता है कि 10 20 30, ठीक है, तो इसका अर्थ भाग जाना बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। 10 20 30 आप कह सकते हैं, 9 2 11 कह सकते हो, तो कोई कहेगा उसमें आपत्ति क्या है, यार मैं 10 20 30 बोल रहा हूं, ये भी कितना अच्छा लगता है बोलने में, 9 2 11 से भी अच्छा लगता है 10 20 30, मगर उसका अर्थ भाग जाना नहीं होता है। तो यहां एक ही बात है कि बोलने का प्रचलन सिर्फ 9 2 11 है, जिससे से चंपत हो जाना या भाग जाना शब्द प्रयोग है वो आप कर सकते हैं, उसके उलट फेर करने से भी नहीं होता। एक दूसरा भी शब्द प्रयोग है, आप जानते हैं रूढ़ी, आग बबूला हो जाना, ठीक है। आग अलग है, बबूला अलग है, मगर उसके बावजूद हम आग बबूला हो जाने का अर्थ जो लेते हैं तो वो अर्थ होता है कि हम क्रोध को इंगित करना चाहते हैं, क्रोध दिखाना चाहते हैं, या कोई गुस्सा होना, ठीक है, तो हम कहते हैं कि आग बबूला हो जाना, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थे, वो मैंने आपके सामने लक्षणा अभिधा को छोड़कर हम लक्षणा की ओर जाते हैं, और उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, तो उसमें रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर। मगर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है कि इसके लक्षणा के भेद कितने हैं, तो मुख्य दो ही भेद है। एक, रूढ़ि के आधार पर हम शब्द प्रयोग के अर्थ ग्रहण करते, दूसरा प्रयोजन के आधार पर, यानी एक रूढ़ि लक्षणा, दूसरी जो है वो प्रयोजनवती लक्षणा। ये दो मुख्य उसके हिस्से हैं। उसमें भी अगर हम प्रयोजनवती की बात करें, प्रयोजन के आधार पर, जैसे मैंने कहा था ना कि किसी व्यक्ति को आप कहते हैं कि ये तो गधा है, ठीक है, या तू तो गधा है, तो आपको गधा कहने का प्रयोजन है, आप उसको गधा कहना चाहते हैं मनुष्य होने के बावजूद, तो वो उसकी भी दो भेद है, एक गौणी प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरी है वो शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। इसके भी बहुत सारे भेद हैं,
सारे भेद तो मैं आपके सामने रख नहीं सकता। जैसे गौणी के भी दो भेद है, सारोपा लक्षणा और साध्य वसना लक्षणा, वैसे ही जो है शुद्धा की भी पहले दो भेद है, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, और उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के भी फिर गौणी जैसे ही दो भेद है, सारोपा लक्षणा और साध्य वसना लक्षणा। ठीक है, तो यहाँ रूढ़ि और प्रयोजन की तो उदाहरण मैंने आपको दे दिए, अभिधा के उदाहरण हो गए। अब हम आते हैं गौणी और शुद्धा लक्षणा। इस शब्द प्रयोग से हम लक्षणा शब्द शक्ति के प्रयोग का अर्थ है वो किस तरह से ग्रहण करते हैं, या उस अर्थ की प्राप्ति हमें कैसे होती है। ये कोई नई बात नहीं है, हम इसके शब्द प्रयोग करते हैं, मगर कभी कभी होता है कि हमें उसकी पूरी विधि मालूम नहीं होती है, या हम उसको देख ले सुन लेंगे तो हमको पता होता है कि यही है। तो दो महत्वपूर्ण है प्रयोजनवती के, गौणी लक्षणा और शुद्धा। संबंध अनेक प्रकार के होते हैं शब्द और अर्थ के बीच में, जैसे मैंने आगे आपको स्पष्ट किया था। ठीक है, एक है सादृश्य संबंध, जो आपको दिख रहा है, सा प्लस दृश्य, जो आपको दिख रहा है उसके साथ आप संबंध जोड़ना चाहते हैं। जैसे सादृश्य संबंध का उल्लेख हो, सादृश्य के अतिरिक्त भी सारे संबंध होते हैं। जो दिख रहा है उससे अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जिसको आपको शब्द के माध्यम से देखना होता है, और उसको देख के तभी उसके निश्चित अर्थ तक पहुंचते हैं। तो क्या क्या दिखता है सादृश्य के अतिरिक्त आपको जो दिखता है सारे संबंध, तो उसमें एक होता है आधाराध्येय भाव होता है, दूसरा सामीप्यता का भाव होता है, तीसरा तात्कर्म्य होता है, और चौथा जो है वैपरीत्य होता है। तो आधाराध्येय भाव, सामीप्य, तात्कर्म्य और वैपरीत्य, इन चारों के आधार पर जो है हम गौणी और शुद्ध लक्षणा के संबंधों तक, उसके यथासंभव अर्थ तक जो है वो पहुंचते हैं। और इन्हीं के आधार पर इसके मुख्य दो भेद है, गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा किए गए हैं। अब सबसे इसमें सादृश्य से इतर जब हम कहते हैं, जो ये 4 महीने कहे आपको, इसका मतलब होता है सादृश्यतर, सादृश्य से इतर, यानी सादृश्य से भिन्न किसी दूसरे। जैसे पहला हमारा जो क्रम है आधारे ध्येय भाव, इसमें आधार है और उस आधार का जो ध्येय है उस भाव से जो हम शब्द ग्रहण करते हैं उसको शुद्धा लक्षणा कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मुख चंद्र है, चरण कमल है, लड़का शेर है। ठीक है, ये सारे शब्द है आदि। अब मुख को चंद्र इसलिए कहते हैं कि चंद्र में मुख जैसी चमक है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, जैसी चमक चंद्र में है बिल्कुल वैसी ही चमकीला जो है मुख है। चंद्र को देखकर हृदय आह्लादित होता है, बिल्कुल वैसे ही किसी सुंदरता को देखकर हमारा मन है वो आह्लादित होता है। ऐसे मुख को देखकर हमारा मन है वो आह्लादित होता है, यानी मुख को देखकर भी और चंद्र को देखकर भी। तो सबसे प्रसिद्ध इस प्रकार चंद्र और मुख में सादृश्य, सादृश्य माने समानता, जो दिख रहा है उसके और जो आप देखना चाह रहे हैं आपको बताना, उसके बीच जो समानता होती है वो तो सादृश्य मुख चंद्र है का प्रयोग है। वैसे ही चरण कमल है। ठीक है, जैसा ही मुख है वैसा ही चंद्र है, जैसा ही चरण है वैसा ही कमल है। हम जानते कि बॉडी नाजुक जो पैर होते हैं, खासकर बच्चों के पैर होते हैं, छोटे बच्चों के पैर होते हैं, वो कमल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, इसलिए हम चरण कमल कहते हैं। यानी कमल की लाली, कमल की कोमलता आप चरणों में देख रहे हैं, और इन दोनों का संबंध है उसमें समानता देख रहे हैं, उस आधार पर कह रहे हैं तो चरण कमल है। कहने का आशय है कि कमल जैसी कोमलता चरणों में भी है, वैसी लाली भी यहाँ है। ठीक है, और दूसरी बहुत सारे उदाहरण इसके देख सकते हैं, मगर मैं समझता हूं कि ज्यादा उदाहरणों से हम पूरी बात तक नहीं पहुंच पाएंगे। सादृश्य से भिन्न अर्थात सादृश्यतर, जो मैंने आपको बताया, उससे इतर जितने संबंध होते हैं, जो
चार मुख्य भाव है, आधार, दे, सामीप्य, तात्पर्य और विपरीत। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं बड़ौदा शहर में रहता हूं। बड़ौदा शहर में मान लीजिए अमिताभ बच्चन आए, आजकल नरेंद्र मोदी जी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं कि नरेंद्र मोदी को या अमिताभ बच्चन को देखने के लिए सारा शहर उमड़ पड़ा। तो हम यथासंभव अर्थ तक तो पहुंच गए, मगर जब हम वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो आप ये जानते हैं कि शहर शब्द है, वो शहर तो कभी भी अमिताभ बच्चन को या नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए नहीं पहुंचता, शहर नहीं पहुंचता। शहर में रहने वाले लोग पहुंचते हैं, नगर के निवासी पहुंचते हैं, नगर नहीं पहुंचता। मगर हम कहते क्या है कि, है ना, इनको देखने के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ा या बड़ौदा नगर उमड़ पड़ा, ठीक है, या सारा शहर उमड़ पड़ा। तो यहां कहने का संकेत तो आप समझ गए होंगे, मगर यह भाव जो है वो क्या है? तो बिल्कुल सही है कि शहर जो है वो उमड़ पड़ा, उसमें अर्थ की असंगति है, क्योंकि शहर कभी उमड़ पड़ता नहीं है, क्योंकि वो एक निर्जीव है। शहर में वैसे देखा जाए तो कोई जान नहीं है कि वो खुद देखने के लिए उमड़ पड़े। वो चल के नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच भी नहीं सकता, उसके पास चलने की वो शक्ति भी नहीं है। सारा शहर दौड़ रहा है, भाग रहा है, अब ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, है ना। मगर कहते हैं ना कि मुंबई नगरिया तो 24 घंटे दौड़ती है, भागती है। मुंबई नहीं भागता है, हम ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां शब्द की असंगति है, शहर है वो निर्जीव है। हमारा कहने का भाव है कि शहर इनके पास नहीं जाता, शहर में रहने वाले नगर निवासी या शहर के निवासी जो है वो जाते हैं। तो शहर का जो मुख्यार्थ है वो यहाँ बाधित है, उसको छोड़कर हमने उसका लक्ष्यार्थ क्या लिया? शहर में रहने वाले लोग या नगर के निवासी। जब हम नगर के निवासी शब्द का अर्थ यहां ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक हम सही अर्थ तक वैसे देखा जाए तो नहीं पहुंचते। अब अर्थ समझ लेते हो, बात अलग है, मगर उसको योग्य तरीके से समझाना हो तो यही है कि नगर निवासी वाला अर्थ है वो हमें लेना पड़ता है। तो यहां शहर और शहर में रहने वाले लोग यानी शहर के निवासी, उसमें आधारे ध्येय का संबंध है। आधार है वो शहर है, किंतु उसका ध्येय है वो शहर कहना ना कहकर नगर के निवासी कहना है। इसलिए यहां आधारे ध्येय भाव का संबंध है, और आधारे ध्येय भाव शुद्धा लक्षणा जो है यहां है, ठीक है। दूसरा जो है, अगर इसी को हम शब्द प्रयोग करें तो जैसे मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, खंड काव्य है यशोधरा। उसमें एक बहुत ही, आप सब लोगों ने सुन रखी होगी, जो हिंदी के है उन्होंने तो जरूर सुना होगा कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये आपने उसमें दूसरा आंचल में है दूध शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं, ठीक है, और आंखों में ही पानी शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं, तो यहाँ मुख्यार्थ में बाधा तो पड़ी जाती है, ठीक है, क्योंकि आंचल में, यहाँ मैथिली शरण गुप्त का मतलब, आंचल का मतलब होता है जो दुपट्टा है उससे है, मगर हम उसका उस रूप में शब्द प्रयोग करते हैं, उस अर्थ तक पहुंचते हैं कि यहां शुद्धा लक्षणा है, किस रूप में है? तो आंचल का मुख्य अर्थ साड़ी का छोर है या दुपट्टा मान लीजिए, ठीक है, और उसमें कभी दूध नहीं रहता है। उसके बावजूद यहां काव्य में गुप्त जी ने इसका प्रयोग किया है। तो दूध तो रहता है, स्तन में रहता है, तो दूध स्तन में रहता है, मगर वो साड़ी का दुपट्टे का छोर है वो भी स्तन से जुड़ा हुआ है, नजदीक है। इसलिए कहने का तात्पर्य यहां वही है, उसके नजदीक वाला जो अर्थ हम लेते हैं, यानी मुख्य रूप से तो आंचल यानी साड़ी के छोर में या दुपट्टे में कभी दूध नहीं होता, तो मुख्यार्थ में बाधा पड़ गई, असंगत अर्थ है। मगर हम जहां मुख्यार्थ तक पहुंचते हैं, किस रूप में पहुंचते हैं, तो उसके नजदीकी स्तन होता है और उसमें दूध होता है। तो यहां वो दुपट्टे का छोर
और स्तन जिसमें दूध रहता है उसका बहुत नजदीक का रिश्ता है, या दोनों साथ साथ ही रहते हैं, इसलिए यहां सामीप्य शुद्धा लक्षणा है, क्योंकि यहां समीपता है, उस तरह का संबंध है। सबका एक एक उदाहरण देना चाहूंगा, इससे आगे नहीं, ठीक है। अगर उससे भी हम अगर आगे बढ़ जाए तो जैसे तात्पर्य का उदाहरण हम लेते हैं, उसका कर्म, तात्पर्य का मतलब है उसका कर्म करना, यानी मुख्य कर्म जो करने वाला व्यक्ति होता है, जिसका दायित्व होता है, वो ना करता है, उसके साथ वाला करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि वह मंत्री नहीं है, ठीक है, मंत्री का जो निजी सचिव होता है, निजी सचिव है, वह मंत्री है। यानी जब हम इसको शब्द प्रयोग करते हैं अगर उचित अर्थ के लिए, तो हम कहते हैं मंत्री जी को छोड़िए, असली मंत्री तो यही है। तो इसका मतलब मंत्री, असली मंत्री जिसको कह रहे हैं, वो वास्तव में मंत्री नहीं है। हम कभी कभी कई सरकारी ऑफिस में जाते हैं या हम देश के नेताओं के बारे में सुनते हैं, तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि मंत्री तो अंदर कैबिन में बैठे हुए हैं, मगर बाहर वाले को पूछा जाए कि मुझे ये काम कराना है, तो बोले मंत्री जी को छोड़िए ना, मंत्री जी कुछ नहीं, असली मंत्री तो ये जो बाहर आदमी बैठा है ना, वही है। ऐसा कहने का प्रयोग है, आप जानती ही है। उसका निजी सचिव होता है, उसका पर्सनल सेक्रेटरी होता है, कभी कभी तो मंत्री जी को पता होता, सारा काम वही कर देते। तो वास्तव में मंत्री वो नहीं है, मंत्री तो अंदर बैठे वही है, मगर हम ऐसा कहते हैं कि मंत्री जी को छोड़िए, असली मंत्री तो यही है। मतलब आप मंत्री के निजी सचिव, जो मंत्री के सबसे करीब रहता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। मतलब मुख्यार्थ में बाधा पड़ गई, असंगत अर्थक, मगर उसके बावजूद मंत्री के समीप रहने वाला उसका निजी मंत्री है, उससे आप है वो है काम चलाते हैं, ठीक है। तो यहां उस रूप में आप यथासंभव अर्थ तक है वो पहुंच सकते हैं, ठीक है, जिसको हम तात्पर्य, यानी उसका कर्म करने वाला व्यक्ति, जो कर्म इसका है मगर करता कोई और है, करना मंत्री को होता है मगर करता कोई उसका निजी सचिव है, इसलिए हम कहते हैं कि असली मंत्री तो यही है, ठीक है। सबके एक एक उदाहरण दिए मैंने। शुद्धा लक्षणा के और दो भेद थे, एक है उपादान लक्षणा और दूसरा है वो लक्षण लक्षणा। आप जानते हैं कि कहीं तो लक्ष्यार्थ के साथ मुख्यार्थ भी वर्तमान रहता है और कहीं मुख्यार्थ बिल्कुल छूट जाता है, केवल लक्ष्यार्थ रहता है। मैं आपको परिभाषा समझा रहा हूं जिससे आप उसको समझ ले। जहां मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों रहते हैं वहां उपादान लक्षणा होती है, ठीक है। उपादान का अर्थ है आदान, अर्थात ग्रहण करना, यानी लक्ष्यार्थ के साथ मुख्यार्थ को भी जहां ग्रहण करते हैं, पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं, वहां उपादान लक्षणा है। यानी जहां केवल लक्ष्यार्थ रह जाता है, मुख्यार्थ का ग्रहण होता है, वहां लक्षण लक्षणा होती है, और जहां मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ भी रहता है वहां उपादान लक्षणा होती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, लाल पगड़ी के आते ही वह 9-2-11 हो गए। ये अक्सर पुराने जो गांव में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा अक्सर बोला जाता था कि लाल पगड़ी के आते ही, इसमें वाक्य में लाल पगड़ी का मुख्यार्थ लेने में बाधा है, क्योंकि लाल पगड़ी को देखकर कोई भी 9-2-11 नहीं होता। लाल पगड़ी का मतलब है ना, वो एक तरह की अलग प्रकार की टोपी होती है, लाल पगड़ी जो गांव में खासकर बुजुर्ग लोग हैं वो धारण करते थे, पहले करते थे, आज भी कई गांवों में धारण करते हैं। मानी वो सबसे सम्मानित घर का या गांव का व्यक्ति है जो लाल पगड़ी धारण करता है। और आप ये भी जानते हैं कि बच्चों जैसे ही वो दूर से आते दिखाई दे, बच्चे इस आसपास से चले जाते, 9-2-11 हो जाते, या फिर घर में बच्चे कुछ उधम मचाए हुए हैं, तो जैसे ही घर का बुजुर्ग आदमी है, दादा है, जो लाल पगड़ी धारी है, उसकी पहचान ही है लाल पगड़ी धारी, वो आते हैं तो जो लोग टीवी देखते हैं वो टीवी बंद कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम करने के लिए लग जाते हैं, कुछ लोग उनके सामने नहीं आना चाहते, उनका ऐसा प्रभाव होता है, भाग जाते। तो कहने का मतलब है जो लाल पगड़ी धारी है उसको देखकर भागते हैं, कोई लाल पगड़ी को देखकर भागता नहीं है। जैसे मैं इसको दूसरी तरह से समझते हैं कि लाल पगड़ी को देखकर कोई इसलिए नहीं भागता है कि लाल पगड़ी चलो उस आदमी ने सिर से उतार दी,
सिर से उतार कर उसने खूंटी पर उसको रख दिया, लटका दिया, फिर वो चले गए, है ना। 24 घंटे तो कोई लाल पगड़ी पहन के रहता नहीं है, कभी कभी तो उतारता है ना। तो लाल पगड़ी को उसने घर पे उतार कर रख दिया। क्या फिर उस लाल पगड़ी को देखकर कोई भागेगा? बच्चे खासकर जिसके लिए ये संकेत है, नहीं, कोई नहीं भागेगा। तो कहने का मतलब है यहां लाल पगड़ी धारी से मतलब था, सिर्फ लाल पगड़ी से नहीं, क्योंकि लाल पगड़ी तो घर में 24 घंटे रहती है, उसको देखकर कोई भागता नहीं, वो पहनने वाले से तात्पर्य है। अगर लाल पगड़ी नहीं समझते हैं तो हम मान लीजिए कि छोटे बच्चे होते हैं या खासकर बड़ों को भी पुलिस से बहुत डर लगता है ना। जब ट्रैफिक पुलिस होती है, दूसरी तरह की पुलिस होती है, और लोग, है ना, 3 सवारी बैठी है तो कैसे ऐसे ही दूसरा रास्ता काट लेते हैं या गाड़ी मोड़ लेते हैं, कैसे आपने मोड़ ली? वो जो उसकी जो कैप है उसको देखकर, या पुलिस की वर्दी है उसको देखकर आपने निर्णय लिया, ठीक है। मगर वो कैप वहां ऐसी ही चौराहे पर लटका रखी है पुलिस की, तो कोई भागेगा? कोई नियम का पालन करेगा? कोई नहीं करता है। अगर वो खड़ा है तब। कहने का मतलब है कि लाल पगड़ी धारी में सिर्फ लाल पगड़ी के देखकर कोई भागता नहीं। जैसे हम रिक्शा को भी बुलाते हैं तो एक सहज है, जब हम किसी रिक्शा वाले को बुलाते हैं तो हम ऐसा कहते हैं, ओए रिक्शा वाले आजा, नहीं, ए रिक्शा, हम इतना ही कहते हैं ना। जो लोग रिक्शा में बैठते हैं या किसी को रिक्शा को हम बुलाते हैं तो हम ए रिक्शा ही कहते हैं। हमें ना उसका नाम मालूम होता है, न रिक्शा वाला भी हम बोलते हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते होंगे, बहुत ही स्पष्ट बात अलग है। अधिकांश रूप से हम ए रिक्शा ही बोलते हैं, रिक्शा आ जा। तो रिक्शा तो खुद चल के आई नहीं है और ना आएगी, वैसे ही रिक्शा खड़ी है, इसमें कोई बैठा नहीं है, उसका चालक नहीं बैठा है, तो क्या हम रिक्शा को पुकारेंगे और वो आपके पास चलकर आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। रिक्शा में कोई अगर बैठा है, उसको चलाने वाला है और उसको आप पुकार रहे हैं तो हो सकता है वो आ जाए। तो आपका संकेत भी वही है, रिक्शा को बुलाना नहीं है, रिक्शा में बैठा हुआ वो व्यक्ति है। तो यहां भी लाल पगड़ी नहीं है, लाल पगड़ी धारी है, सिपाही मान लो, घर का बुजुर्ग व्यक्ति मान लो, ठीक है। तो लाल पगड़ी का लक्ष्यार्थ लाल पगड़ी धारी है, ठीक है, और उसका लक्ष्यार्थ लाल पगड़ी धारी और मुख्यार्थ लाल पगड़ी का उपादान यहां हम ग्रहण कर रहे हैं, हो रहा है। यानी लाल पगड़ी कहने से लाल पगड़ी धारी का ही बोध होता है, जिसने उसको पहन रखा है। अगर मैं आपको बोलूं पीली या नीली पगड़ी धारी भी हम यहां नहीं कह सकते हैं, और अगर हम कहेंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है। आप कोशिश कर लीजिएगा नीली या पीली पगड़ी धारी, तो उससे भी उस अर्थ तक आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम उस अर्थ तक पहुंचना सकते हैं। और यही प्रयोजन है कि हम लाल पगड़ी धारी ही बोलने का प्रयोजन है, और बुजुर्ग लोग लाल पगड़ी गांव में पहनते थे, उससे इसका प्रचलन हुआ है। तो यहाँ उपादान लक्षणा है, ठीक है। अब एक दूसरा अर्थ लिखते, वह पढ़ाने में बहुत कुशल है। ये थोड़ा अटपटा है, जैसे मैं आपको समझा दूं, इस वाक्य में कुशल का मुख्यार्थ बाधित है। अब कुश प्लस ला का मतलब है कुश, लाने और पढ़ाने में तो कोई नहीं है। कुश का अर्थ होता है तीक्ष्ण घास होती है, वो कुश है, ठीक है। तो तीक्ष्ण घास और पढ़ाने में वैसे देखा जाए तो संगत है ही नहीं। अर्थात यहाँ कुशल का अर्थ हमें निपुण लेना पड़ता है। यहाँ कुशल का अर्थ हमें निपुण ले लिया। सब लोग जानते, सब लोग कहेंगे हाँ सर, कुशल का अर्थ तो निपुण ही होता है, हम जानते हैं, है ना, मगर उस अर्थ में नहीं। कुश शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करके अर्थ लेते हैं, उस उत्पत्ति के आधार पर अर्थ लेते हैं, तो आप यथा योग्य अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। उसका निपुण अर्थ लेते हैं तो जरूर पहुंचते। तो बात यह है कि जंगल में कुश लाने में विवेचकता और सावधानी की अपेक्षा होती है। किस रूप की सावधानी? क्योंकि वो जो घास होता है कुश का, वो अति तीक्ष्ण होता है, ठीक है, उसको सावधानी से, तो जिस तरह की सावधानी की अपेक्षा वहां होती है, वहां ही वैसे पढ़ाने के लिए भी उसी तरह की सावधानी और गंभीरता जिसमें होती है, वही पढ़ाने में कुशल है। तो ये अर्थ इस रूप में हम ग्रहण करते हैं। उसके मूल तक हम भले ही नहीं जाते हो, मगर उसका अर्थ हम जरूर ग्रहण करते हैं। तो उसको संपूर्ण रूप में अगर हमें देखना है तो कुश के घास को बड़ी सावधानी से आप उखाड़ते हैं और उसको पकड़कर लेके आते हैं, क्योंकि कुश का अग्रभाग बहुत ही तीक्ष्ण और नुकीला होता है। तो तीक्ष्ण और नुकीला है, इसलिए सावधानी की जरूरत होती है।
यानी कुश के समान, यानी अग्रभाग है उसके समान बुद्धि वाला है, जो पढ़ाने में उस तरह की बुद्धि का प्रयोग करता है, इसलिए हम ये पढ़ाने में बहुत कुशल है ऐसा कहते हैं। तो वो पढ़ाने में बहुत कुशल है, इस वाक्य में कुशल का मुख्यार्थ कुश लाने वाला बिल्कुल छोड़ दिया गया है, उसका केवल लक्ष्यार्थ यानी निपुणता यही है, हमने उसको ग्रहण किया है। यानी मुख्यार्थ का ग्रहण नहीं होता है, सिर्फ लक्ष्यार्थ ग्रहण होता है, इसलिए यहां जो लक्षणा है वो लक्षण लक्षणा है। ठीक है, तो उपादान लक्षणा भी और लक्षण लक्षणा है वो भी हमने देखा। अमित जी उपस्थित हो गए। हमारे पास कितना समय है, क्योंकि अब हम ही 20 तक पहुंचे, अभी आधा है। विषय इतना बड़ा था, मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूं मगर समेटना मुश्किल है। जी सर, शब्द शक्ति विषय ही ऐसा है। हाँ। सर 5 मिनट है, 5 मिनट। ठीक है, ठीक है, 5 मिनट में सारोपा और साध्य वसना तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं समझता हूँ, इसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे हमने गौणी लक्षणा देखा, तो गौणी शब्द को हम अगर किसी से जोड़ते हैं तो वो सादृश्य संबंध है, जो दिखता है सादृश्य के समान वह गौणी है, जो दिख रहा है उसके साथ आप संबंध को जोड़ते हैं। दूसरा अगर हमको याद रखना है तो बड़ा सरल तरीका है शुद्धा लक्षणा, जो अभी अभी मैंने आपके सामने रखा। शुद्धा लक्षणा में एक ही अर्थ, एक ही बात आपको याद रखनी होती है, सादृश्यतर। गौणी में अगर सादृश्य है तो शुद्धा में सादृश्यतर यानी दृश्य से इतर जो अर्थ ग्रहण करते हैं या संबंध के आधार पर जो अर्थ ग्रहण करते हैं वो शुद्धा है। उपादान लक्षणा में 2 चीज मुख्य है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों हो जाने चाहिए, लाल पगड़ीधारी, जैसे आपको मैंने अभी अभी बताया। दोनों का रहना जरूरी है, दोनों होंगे तभी उचित अर्थ तक पहुंचेंगे, सही अर्थ तक पहुंचेंगे। और लक्षण लक्षणा में केवल लक्ष्यार्थ, लक्षण लक्षणा में केवल लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ को है छोड़ देना है। यहां कुशल शब्द का जो मुख्य अर्थ है उसको हमने छोड़ दिया, जबकि उसका लक्ष्यार्थ निपुणता था वो लिया, तभी आपके सही अर्थ तक पहुंचे, नहीं तो आप तीक्ष्ण घास तक रह जाते। ठीक है, उसके बाद सारोपा है और साध्य वचना लक्षणा, जिसको हमें समझाना बाकी है। सारोपा में विषय और विषयी, साध्य और साधन या साधन और साध्य, ये दोनों होने चाहिए। जैसे उपादान में होते हैं मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, वैसे सारोपा में विषय और विषयी, साधन और साध्य, ये दोनों होते हैं, तो वहां सारोपा है। और साध्य वसना लक्षणा में सिर्फ विषयी, सिर्फ साध्य, केवल साध्य, तो वहां साध्य वसना लक्षणा है, बिल्कुल लक्षण लक्षणा जैसा केवल लक्ष्यार्थ, वैसे यहां केवल विषयी। ठीक है, उसका भी एक एक अर्थ है, वो देख लेते एक एक उदाहरण। जैसे केवल विषयी का कथन होने पर साध्य वसना लक्षणा होती है। सारोपा के ही उदाहरणों में अगर विषय का कथन न करे तो वो साध्य वसना के उदाहरण बन जाते हैं। जैसे किसी कोई रमणी मुख की ओर इशारा करके कहे कि चांद निकला, रास्ते से कोई सुंदर स्त्री आ रही है और आप उसको कहते हैं चांद निकला, जो आगे मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो चांद जमीन पर तो नहीं निकलता है, आसमान में निकलता है, मगर यहां चांद निकला तो यहां विषय यानी मुख, ठीक है, का निर्देश नहीं है, केवल किसका, विषयी यानी चांद का निर्देश। चांद निकले का मतलब होता है वो तो आकाश में भी निकल सकता है, आप किसी को कह ही नहीं रहे कि ये चांद है, बता के इंगित करके संकेत के नहीं कह रहे, आप सिर्फ इतना बोल रहे हैं चांद निकला, तो चांद है आकाश में निकलता है। तो आप यहां सिर्फ किसका है, मुख की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आप चांद शब्द का प्रयोग करते, निकला शब्द का प्रयोग करते, विषयी यानी आप सिर्फ चांद तक ही सीमित रहना चाहते, अतः यहां साध्य वचना लक्षणा है। नौकर पर खींच कर अगर कोई कहे, ठीक है, कि बैल कहीं का, ठीक है, या गधा कहीं का, तो इस वाक्य में विषय नौकर का निर्देश नहीं है, आप सिर्फ किसी को गधा नहीं कह रहे, आप सिर्फ गधा कहीं का कह रहे, बैल कहीं का कह रहे। ठीक है, तो यहां भी सिर्फ विषय
नौकर का निर्देश नहीं है, विषयी का निर्देश है, वो गधा हो या बैल हो। ठीक है, तो यहां भी साध्य वचना लक्षणा है। मैं समझता हूं पूरा व्यंग्यार्थ जो है व्यंजना है, जिसके तो अनेक अर्थ होते हैं, जिसका एक उदाहरण दे दूं। जैसे अगर कोई एक वाक्य का हम प्रयोग करते हैं, व्यंजना कैसे बनती है उसके विषय में, उसके हम विविध भाग तो नहीं देख सकते, विभाग भी नहीं दे सकते। जैसे किसी घर में शब्द प्रयोग किया जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कब कहा जाता है, कब बोला जाता है, किसे कहा जाता है, कौन से समय पर कहा जाता है, ये सब के आधार पर हम अर्थ तक पहुंचते हैं। तो एक अगर हम उदाहरण ले कि जैसे कोई नई नवीली दुल्हन अगर कह रही है कि संध्या हो गई, तो अगर संध्या हो गई शब्द का वो जो अर्थ लेगी वो ये होगा कि नई नई शादी हुई है, तो उसके पति का ऑफिस से आने का समय हो गया है। तो उसके मन में संध्या हो गई का अर्थ यही है कि अब वो लौटने वाले हैं। अगर उसी घर में कोई बुजुर्ग स्त्री रह रही है, बुजुर्ग महिला है, अगर वो कह रही है कि संध्या हो गई, तो वहां संध्या हो गई का अर्थ होता है कि अब दिया बाती जलाने का समय हो गया, आरती का समय हो गया। उसके लिए वो, क्योंकि उसकी आयु के साथ उसका संकेत वो लेना चाहती है। मान लीजिए कोई खेतों में, खेत खलिहान में है, हल जोत रहा है, अगर वो कहता है कि सूर्यास्त हो गया, संध्या हो गई, तो उसका काम है कि अब मुझे काम बंद करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ऐसा होता था, खेत से घर तक पहुंचने का रास्ता अंधेरा होता था, अंधेरे होते होते, संध्या होते होते घर पहुंच जाए तो अच्छा है, यानी काम बंद कर देना है, घर पर पहुंचना है। अगर चोर ये शब्द प्रयोग करता है तो उनके लिए यही है कि रात की चोरी की तैयारी करना है, तो शस्त्र सरंजाम है वो सब निकाल के रखो, है ना, योजना बनाने लगो। और एक संध्या हो गई का एक सामान्य अर्थ तो हम ये लेते ही है कि सूर्यास्त हो गया। ठीक है, तो इसके यानी व्यंजना के तो अनेकों उदाहरण होते हैं, अनेकों अर्थ है, वो व्यंजित करती है, इसलिए वो व्यंजना है। ठीक है, उसको हम बहुत ही विस्तार से नहीं पढ़ पाए। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, HRDC अहमदाबाद ने मुझे आमंत्रित किया, खासकर अमित जी ने मेरा परिचय दिया, आप लोगों ने बड़े इत्मीनान से मुझे सुना। और राजेंद्र परमार जी मेरे मित्र है, वो ऐसे कार्यक्रमों में कुछ न कहीं मुझे याद कर लेते हैं, तो मैं उन सब के प्रति हृदय से बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज आपने शब्द शक्ति के परिप्रेक्ष्य में शब्द प्रयोग विषय पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। आपने शब्द शक्ति का अर्थ, शब्द शक्ति के भेद एवं शब्दों के प्रयोगों को विभिन्न दृष्टांतों के साथ समझाया। वक्ता किस प्रकार देश काल या समय, हाव भाव, आरोह अवरोह, प्रसंग के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत करता है और श्रोता किस प्रकार से अर्थ ग्रहण करता है आदि शब्द प्रयोग संबंधी विविध पहलुओं की दृष्टांत सहित उसको उजागर किया सर। व्याकरण में जो शब्द शक्ति या शब्दों का महत्व है, उस पर भी आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं आपका HRDC गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद एवं सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।